जय हिंद एवरीवन, कैसे हो सभी। अगर आपका एयरफोर्स का एग्जाम है फेज 2 का, मतलब आपने रिटन क्लियर किया है, आपका फेज 2 का एग्जामिनेशन है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं सारे डाउट्स को आपको कवर करने वाला हूँ। कैसे है, कहाँ कैसे जाना है। जैसे मेरा एससी सेंटर में कानपुर की बात कर रहा हूँ, 3SC कानपुर में मेरा फेज 2 का एग्जाम था, तो उसके रिगार्डिंग उसका रिव्यू देने वाला हूँ आपको कि कितने कैंडिडेट आउट हुए, कितने कैंडिडेट इन हुए। तो वो सारे यहाँ पर डाउट आपको क्लियर करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, जीडी में कैसे बोलना है, कितने जीडी में आउट हुए, एसआरटी में कैसे क्वेश्चन है, लेवल क्या है उसका, और अगर आप रात में स्टेशन पर पहुंचते हैं, दूर से हैं, तो आपको कहाँ रुकना है, वो सारी मैं आपको यहाँ पर जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहला जो डाउट आता है कि स्टेशन से कितनी दूरी पर है, तो भाई स्टेशन से आपका 6 से 7 किलोमीटर आप वहां पर एयरफोर्स स्टेशन है, जो कि हर ऑटो वालों को मालूम होगा। अगर आप वहां जाएंगे तो वो आपको पहले ही लेकर चले जाएंगे। हाँ, जो किराया है वो 40 से 50 रुपए आपका लगेगा, है ना, क्योंकि मेरा तो इतना ही लिया था, 40 से 50 रुपए ही। आते समय 40 लिया था, जाते समय 50 लिया था मेरा। तो 40 से 50 रुपए किराया है ऑटो वालों का। और अगर आप रात में पहुंचते हैं, जैसे स्टेशन पर आप 9 बजे पहुंचते हैं, तो आपको क्या करना है कि देखो, अगर आपके पास बजट है जैसे 354 रुपए का, आपको रिटायरिंग रूम मिल जाता है आईआरसीटी से। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे कि बुकिंग कैसे करें, तो वहां पर वो बता देगा कि आईआरसीटी से कैसे करना है। 12 घंटे के लिए भी मिलता है, 24 घंटे के लिए भी मिलता है। तो अगर आप 12 घंटे से पहले पहुंच जाते हैं, जैसे 12 घंटे आपको रुकना है, मान लो आप 10 बजे रात को पहुंचते हैं या फिर 9 बजे पहुंचते हैं, तो आप एयरफोर्स स्टेशन मत जाइए। वहीं स्टेशन पर अगर आपके पास रुपए हैं तो रुक जाइए, नहीं तो आप एसी हॉल में रुक सकते हैं। 10 से 20 रुपए वहां पर भी लगते हैं, घंटे के हिसाब से लगते हैं। तो वो आपका अगर मैक्सिमम कितने भी रुकेंगे तो आपको 100 रुपए के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, तो फिर आप मतलब 354 रुपए में रिटायरिंग रूम फिक्स कर सकते हैं। वहां पर आपको बाथरूम मिल जाएगा, नहाने के लिए सारे मतलब फ्रेश होने के लिए भी मिल जाएगा, रूम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां पर रह सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो दूसरा डाउट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं, रनिंग कैसे, ग्राउंड है या फिर रोड है, वो सब अब यहाँ पर बात करता हूँ। तो देखो, आप फ्रेश होकर जाइए, आराम से जाइए, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है कि बहुत हार्ड हो रहा है, बिल्कुल नहीं, एकदम इजी है। स्टेशन से 6 से 7 किलोमीटर आप पहुंचेंगे, वहां पर आपका फोन स्विच ऑफ करा लिया जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए वो आधार कार्ड, फेज 1 का एडमिट कार्ड, फेज 2 का एडमिट कार्ड और डोमिसाइल, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आपको फोटोकॉपी लगेगी, तो आप 3 से 4 फोटोकॉपीज करा लीजिए। और आधार कार्ड लगेगा, 10th 12th मार्कशीट दोनों की 4 या 3 फोटोकॉपीज तो आपको रखने ही। ओरिजिनल जरूर लेकर जाना है भाई, ओरिजिनल आपको लेकर ही जाना है। अगर मान लो जो जिसका अभी 12th का नहीं आया है, मार्कशीट नहीं आया, तो वो डिजी लॉकर से आप निकाल सकते हैं, कलर प्रिंट आउट, या डिजी लॉकर पर आप दिखा दीजिए, लेकिन फोटोकॉपीज आपको रखकर लेकर जाना है, ठीक है। फोटोकॉपीज आप निकाल लीजिए, जो भी आपके पास है, इंटरनेट वाली है, डिजी लॉकर वाली है, तो वो आप निकाल कर लेकर जाइए, ठीक है। जिनका अभी नहीं आया, जैसे हाल ही में उन्होंने अगर 12th कंप्लीट किया, अगर उनका मार्कशीट अभी नहीं आया है, वैसे आ गया होगा अब तक तो सबका, लेकिन अगर नहीं आया तो आप वो लेकर जा सकते हैं डिजी लॉकर का, ठीक है। बाकी अगर आपके पास है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर ही जाइए। फोटोज आपको लेकर जानी है। अगर आपके पास स्लेट वाली फोटोज नहीं है तो आप रिसेंट वाली फोटो लेकर जा सकते हैं। उन्होंने कुछ कहा नहीं कि आपको वही फोटो चाहिए। एडमिट कार्ड में जो लिखा है कि एप्लीकेशन के टाइम पर यूज करना है, यूज वाली फोटोज को लेकर जानी है, तो वो आप लेकर जा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप रिसेंट की कोई फोटोज लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास 8 फोटो नहीं है, ठीक है, 8 फोटो, मान लो उसमें 8 फोटोग्राफ्स लिखा है, अगर आपके पास नहीं है तो 4 से 5 आपको लेकर ही जानी है, ठीक है। उतना है, लेकर जा सकते हैं, उतने में काम हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो यूज हुआ था 3 से 4 फोटो का ही यूज हुआ था। फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्या क्या मैंने बता दिया, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्लस में 4 फोटोकॉपी, और मार्कशीट 10th 12th की दोनों की 4 फोटोकॉपीज, और क्या है, एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म आपको जरूर लेकर जाना है भाई। एप्लीकेशन फॉर्म का अगर मान लो सारे फॉर्म नहीं है तो पेमेंट वाला जो है वो जरूर लेकर आपको जाना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है। एडमिट कार्ड हो गया फेज 1 फेज 2। अगर आपके पास फेज 1 का वेरीफाइड एडमिट कार्ड नहीं है तो आप फेज 2 का एडमिट कार्ड लेकर जा सकते हैं। सॉरी, फेज 2 का तो लेकर जाना ही है। फेज 1 का जो नॉट वेरीफाइड वाला है, आपके फोन में तो होगा ही, डाउनलोड तो किए होंगे एडमिट कार्ड, तो उसको कलर प्रिंट आउट निकालकर आप लेकर जाइए। वेरीफाइड वाला अगर नहीं है तो ठीक है, बिना बिना फेज 1 के आप मत जाना, वरना डांट, थोड़ी सी डांट तो पड़ेगी। अगर आपने फेज 1 का एग्जाम एडमिट कार्ड खो दिया है तो डांटेंगे तो है ना, थोड़ी सी सहनी पड़ेगी। मान लो किसी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी नहीं बना होगा, है ना, रिजेक्ट हो गया होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास पहले का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, पहले का तो होगा ही ना,
पहले का अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप उसको लेकर जाइए, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, वरना वहां पर डांट तो पड़ेगी। फिर वो आपसे फॉर्म फिल कराएंगे, फिर कहेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर इसको जमा करना होगा, मेडिकल के दिन जमा करना होगा। तो आप डॉक्यूमेंट को लेकर आप केयरफुल रहिए, वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। बाकी सब मैंने बता दिया क्या क्या लेकर जाने हैं। अब बात करते हैं रनिंग। रनिंग करने के लिए क्या होगा कि आपके पास बैच बनेगा, रोड पर दौड़ाया जाएगा। रोड मतलब जिग जैग टाइप में है, 3 से 4 मोड़ आपको पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि राउंड में है ना, रोड सिंपल पर है। वो वहां पर इंस्ट्रक्शन दे देंगे आपको कैसे दौड़ना है। टाइम पूरा मिलता है 7 मिनट का, जब तक पूरा मतलब जैसे मेरा बैच जो बना था 125 का बना था, ऐसे 2 बैच बने थे। मतलब लगभग अगर हम बात कर दें तो 260 से 280 के बीच में हमारे जो 24 जुलाई को 380 कानपुर में थे, इतने कैंडिडेट वहां पर प्रेजेंट थे, ठीक है। इतना मैं मान लेता हूँ, 300 से कम ही थे, उससे ज्यादा रिपोर्टिंग थी लेकिन अब्सेंट थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पर लेकर गए, आपका सारा मतलब बायोमेट्रिक हुआ, सारे अब चेकिंग हो गई। उसके बाद जब वो बैच बनाएंगे तो 120, 125 या 130 का बैच बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं जैसे वहां पर कैंडिडेट प्रेजेंट होंगे। तो यार टाइम जो है ना वो पूरा फुल मिलता है। पहली बात तो मैं तो आगे ही खड़ा था, हालांकि आप आगे ही रहने, वो तो बैच के हिसाब से रहेगा कि आपको आगे मिलता है कि पीछे मिलता है। जितनी जल्दी रिपोर्टिंग करेंगे आपको उतनी ही जल्दी बैच मतलब आगे मिलेगा कि पीछे मिलेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम की रिकॉर्डिंग आप टेंशन मत लीजिए, दूर बहुत नहीं लग रहा है, मुझे तो कम ही लगा है, 1200-1300 मीटर ही मुझे लगा, ऐसा फील हुआ कि ये बहुत कम है। क्योंकि मैं आराम से ही दौड़ रहा था, तब तक आ गया, पता भी नहीं चला कि ये 1600 मीटर हो गया। और ठीक है, तो और टाइम पूरा मिलता है जब तक लास्ट कैंडिडेट उस स्टार्टिंग लाइन को पार नहीं कर देता है, तब तक टाइम स्टार्ट नहीं होता है। वो पहले ही बता देंगे कि आप डरो मत, मैं पूरा जब तक पार नहीं हो जाएगा काउंट स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। तो टाइम आपको पूरा मिल जाता है। मेरे में जो बैच में थे मतलब 125 का लगभग बैच बना था, उसमें से 2 या 3 आउट हुए थे, 122 पास हुए थे। तो फिर हमको जो है PST2 के लिए लेकर जाया गया। वहां पर जो है पुशअप, सिटअप और स्क्वाट्स हुआ, ठीक है। पुशअप में जो है मेरे बैच में जो है 56 थे कुल, है ना। फिर वहां अलग अलग बैच बन जाता है, तो 56 थे। पोजीशन आपको बता दी जाती है, सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। उनके पास इंस्ट्रक्शन को आपको देखना है, पोजीशन कैसे रखनी है, वो सारे सब कुछ बताते हैं, तो ध्यान से देखना है और उसी तरीके से आपको करना है। बहुत होल्ड नहीं करा रहे हैं कि आपको मतलब 2 से 3 सेकंड होल्ड करा रहे हो, नहीं, 1 सेकंड आप मान सकते हैं, 1 से 2 सेकंड इतना होल्ड कराते हैं, फिर तुरंत काउंट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां जो ऑफिसर है वो खुद ही बोलते हैं कि भाई थोड़ा काउंट तेज करो, वो काउंटिंग आपका आराम से हो जाएगा, उसकी टेंशन मतलब। हाँ, पोजीशन आपको ध्यान रखना है। मेरे में जो है 4 बच्चे आउट हुए थे पुशअप में, सिटअप में कोई आउट नहीं हुआ, स्क्वाट्स में भी कोई आउट नहीं हुआ। आपको सिटअप जो है वो ओपन हैंड से करा रहे हैं, कोई टेंशन लेने वाली नहीं है कि आपको ऐसे है, पूरा पैर भी खुला हुआ है और हैंड भी खुला हुआ है ओपन हैंड से, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि सिटअप नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, सबका हो जाता है। इसके बाद लंच के लिए ले जाया गया। हाँ, लंच के लिए जो है आपको कैश जरूर रखना है भाई। और ऑटो वाले जो भी थे वो भी कैश ही ले रहे थे, ऑनलाइन ले ही नहीं रहे थे, है ना। तो आपको कैश जरूर रखना है भाई, कैश आपके पास होना चाहिए और चेंजेस होने चाहिए ना कैश के। जैसे 500 का है तो 500 का आपको नोट नहीं रखना है, चेंजेस जरूर रखने हैं, 100 का 50 का, ऐसे 10-20 का भी हो जाएगा तो काम चल जाएगा। तो कैश आपको जरूर रखने हैं भाई, है ना। तो कैश आप रखेंगे, वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको जब ये सब फिजिकल हो जाएगा तो आपके लिए ब्रेकफास्ट के लिए कहेंगे कि जाओ अपना ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर SRT के लिए बैठा दिया जाता है। वहां पर कुछ फॉर्म फिल कराए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट लेंगे ओरिजिनल वाले, सब कुछ होने के बाद फिर आपका SRT स्टार्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो SRT में जो क्वेश्चन आ रहे थे वो नॉर्मली आ रहे थे, निगेटिव भी थे पॉजिटिव भी थे। तो वो ध्यान में आपको रखना है कि दोनों ही क्वेश्चन वहां पर थे, है ना, कि बहुत निगेटिव भी नहीं थे बहुत पॉजिटिव भी नहीं थे, नॉर्मल ही था। तो जो टाइम है वो 35 क्वेश्चन का 30 मिनट के अंदर करना होता है। तो सारे अटेम्प्ट करने ही हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि सारे अटेम्प्ट करना, वरना आप आउट हो जाएंगे। पहले ही वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि सारे अटेम्प्ट आपको करने हैं, कंपलसरी है। 30 मिनट में 35 क्वेश्चन आपको करने को मिलते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन था। मेरे में जो आउट हुए थे मतलब पूरे, फिर सबका एक साथ बैठा दिया जाता है ना, तो 24 जुलाई को जो था कानपुर में, वो उसमें 40 से 50 के बीच में बच्चे आउट हुए थे SRT में। फिर SRT होने के बाद उसका मतलब 30 मिनट बाद रिजल्ट आ जाता है SRT होने के बाद। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका फिर GD के लिए बैच बनता है। GD के लिए बैच बनेगा,
जीडी का बैच बन जाएगा। जीडी का बैच में आप मतलब पहले ही आपको एक फेयर सीट और एक जो है रफ सीट आपको दे दिया जाता है। फेयर सीट रफ सीट कैसे लिखना है मैं इसका शॉर्ट अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो आपको वहां से लेकर जाएंगे 17 का बैच, जैसे मेरा 17 का बैच ऐसे बना था, 17 का बैच मेरा बना था, हमको लेकर गए जो है वहां पर जेडी के लिए, ठीक है। वहां पर आपको ऑडियो क्लिप मतलब पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपको हम ऑडियो क्लिप सुनाएंगे, जो जो कीवर्ड्स हैं वो आपको रफ वर्क में नोट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाने हैं। किसमें? फेयर सीट में। फेयर सीट कैसे लिखना है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपको मिलेगा इतनी जगह आपको ये पूरा A4 साइज का पेपर मिलेगा, यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आप क्या फिल करना है। यहाँ पर नाम आपका रहेगा, चेस्ट नंबर रहेगा, यहाँ पर साइनिंग सिग्नेचर रहेगा, तो इतना आपको मिलेगा, इतने में जगह रहेगी। हालांकि हमको क्या कहा गया कि आप दोनों साइड यूज कर सकते हैं, हम लोगों को, ठीक है, हमारे बैच में तो दोनों साइड आप यूज कर सकते हैं, हम उसके लिए अलाउ करते हैं आपको, हमें पीछे भी मतलब लिख सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। तो उसको लिखने के बाद मतलब फिर आपको पॉइंट आउट कर लेने हैं वो कीवर्ड्स और उसके हिसाब से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। फिर जब इंट्रोडक्शन देने की बारी आती है तो वो बोलते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है, तो बता देते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे और आपकी हॉबीज क्या है। अगर फैमिली के बारे में आप बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो, और एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और फिर टॉपिक को नरेट कीजिए, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो देखो फिर स्टार्ट होता है तो वो तो लाइन वाइज से होगा, है ना, इंट्रोडक्शन लाइन वाइज से होगा, तो सब एक एक लोग इंट्रोडक्शन दे देते हैं। 1.5 मिनट के अंदर आपको बता दिया जाता है कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जैसे मेरा था तो मैंने इंट्रोडक्शन इस प्रकार दिया था कि जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशु, आई एम फ्रॉम सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, आई हैव कंप्लीटेड माय क्लास 12th फ्रॉम स्टेट बोर्ड, नाउ आई एम परसुइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी एंड माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड कुकिंग, ठीक है, ये मैंने हॉबीज बता दिया था। फैमिली के बारे में अगर बताना चाहते हो तो आप इस तरीके से पहले बता सकते हो, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर इज अ फार्मर एंड माय मदर इज अ डेडिकेटेड होम मेकर, ठीक है, या फिर जो भी आपके फादर हैं वो आप बता सकते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं है। आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, फिर क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो बता सकते हो, क्योंकि बिकॉज इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन व्हाइल बिल्डिंग अ डिसिप्लिन एंड मीनिंगफुल कैरियर, ये मैंने बता दिया था। फिर टॉपिक को नरेट करने की बारी आती है तो आप कैसे कर सकते हैं। I want to share my views on the topic that which is assigned to me. The topic is exam stress. जैसा मेरा टॉपिक था एग्जाम स्ट्रेस, तो उसके ऊपर मैं इस तरीके से बोला था कि एग्जाम स्ट्रेस इज अ कॉमन प्रॉब्लम एंड ऐसे मतलब करके आपको इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को। तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैंने हिंट दे दिया कि इस तरीके से वहां पर आपको बोलने को दिया जाता है और सबको मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा, मिलेगा। देखो हाँ, बस मौके की तलाश मत करना आप कि मुझे मौका मिलेगा तो ही बोलने। इंट्रोडक्शन देने के बाद वो बोलेंगे कि जीडी स्टार्ट करो, चलिए लेट्स स्टार्ट द जीडी। फिर वहां पर मतलब आपको बोलने का ट्राई करना है, 2 से 3 अटेम्प्ट आप अगर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं, पूरी तरीके से कंफर्ट नहीं है, तो मिक्स हिंदी इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा था कि आप कंफर्ट अगर सेंटेंस बनाने में अनकंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी का यूज कर सकते हैं। हालांकि हमारे बैच में कोई हिंदी का यूज नहीं किया था किसी न किसी तरीके से। अगर आप अटक अटक कर बोल रहे हैं, बहुत फॉरवर्ड नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर वो मौका देते हैं कि आप ठीक है जैसे भी बोल सकते हैं बोलिए। मेरे बैच से कोई भी आउट जीडी में नहीं हुआ था, 17 के 17 सिलेक्ट हो गए थे। जो जैसे हम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे, मैं 4 से 5 बार तो अटेम्प्ट कर चुका था, ऐसे ही 4 से 5 बच्चे और थे जो हम आपस में ही बात कर रहे थे, बाकी को मौका नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने हमको रोक दिया। जैसे चेस्ट नंबर मेरा 210 था तो चेस्ट नंबर 210, ऐसे ही चेस्ट नंबर 206, 205 कि आप रुक जाओ, ये आपका हो गया है, आप बाकी को मौका दो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सॉरी कि आपका हो गया, उन्होंने कहा बाकी को मौका दो, अब आप बैठे रहो। तो ऐसा हमको रोक दिया था। फिर उसको उनके बाद सबको मौका दिया गया। फिर जो नहीं बोल पा रहे थे, जैसे मतलब फिर भी नहीं, उसके बाद भी नहीं बोल पा रहे थे कुछ, तो उनको स्पेशली बोला गया कि चेस्ट नंबर फला तुम बोलो, तो उन्होंने बोला। फिर ऐसे करके उन्होंने मतलब मौका सबको दे रहे थे कि जो नहीं बोल पा रहा था, जो चुप था, वो सबको मौका मिल रहा था। तो आपको ट्राई करना है कि 1 से 2 अटेम्प्ट ले लेने हैं। अगर उसके बाद आपको मौका नहीं मिल रहा है, मतलब सब बोल रहे हैं एक साथ, सब बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत मौका नहीं मिलता है, तो आप ट्राई करना कि 1 से 2 अटेम्प्ट आप ले लीजिए, फिर उसके बाद आपको मौका वो देंगे, खुद ही देंगे।
हालांकि इंट्रोडक्शन में ही वो 40 से 50% सेलेक्ट कर ही लेते हैं, 50 से 60% आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद अगर आप जीडी में अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर आपका हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ट्राई मतलब बहुत टेंशन नहीं लेने की नहीं होगा, आराम से हो जाता है। बहुत वो पहले ही बोलते हैं ये एनडीए नहीं है या फिर बहुत हायर नहीं है, आपका नॉर्मली हम देखेंगे कि आप कैसे बोल पा रहे हैं। हम आपका वोकैब नहीं चेक करने वाले हैं, आपको मतलब इस तरीके से नहीं चेक कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश आती ही आती है, बोलना आता है कि नहीं आता है। हम आप कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं, ऐसा वो पहले ही बोल देते हैं। तो ये जीडी में हुआ था। जीडी में हमारे कुल मतलब टोटल 24 जुलाई को आउट जो हुए थे वो लगभग 40 से 50 के बीच में आउट हुए थे। अगर मतलब मैं टोटल करूं कि 24 जुलाई को कितने कैंडिडेट आउट हुए थे, तो लगभग 100 के अराउंड आउट हुए थे, ऐसा हुआ था, ठीक है। और बहुत ही इजी आ रहा है जीडी के लिए, बहुत टेंशन नहीं लेनी कि जीडी हार्ड आ रहा है या नया टॉपिक आ जाए कैसे बोलेंगे। आपको ऑडियो सुनाई जाएगी, लिखेंगे आप, उतना आइडिया आपको हो ही जाएगा कि आप 2 से 3 बार 3 से 4 बार आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतने अटेम्प्ट आप अगर कर लेते हैं तो फिर ठीक है, आपका हो जाएगा। और बहुत फॉरवर्ड मतलब ऐसा नहीं बोलना कि बहुत तेज बोलना है या किसी को काट कर बोलना है, किसी को बोलने ही नहीं देना है, ऐसा भी नहीं करना है। ज्यादा बोलोगे तो भी प्रॉब्लम है, कम बोलोगे तो भी प्रॉब्लम है। कम बोलोगे फिर भी वो मौका दे ही देते हैं, ज्यादा बोलोगे अगर उन्होंने अगर एक बार रोक दिया कि आप मत बोलो तो नहीं बोलना है भाई, ठीक है। अगर आप जबरदस्ती बोलोगे उसके बाद भी तो फिर आप कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो सकते हो, ऐसा अगर उनके माइंड में आ गया तो। बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत ही ईजी होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके बाद भी कोई टॉपिक मतलब कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।